हाय एवरीवन। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टैक्सेशन ऑफ ग्रेच्युटी। जो हमारे एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकलती है, कितना अमाउंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल अमाउंट माना जाता है, यानी कितने अमाउंट पर एम्प्लॉय को टैक्स भरना होता है। आइए उसकी कंप्यूटेशन करना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन ऑफ ग्रेच्युटी। टैक्सेशन ऑफ ग्रेच्युटी, तो इसमें हम डिफरेंट केसेस बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला केस बनाते हैं, केस नंबर 1। इफ ग्रेच्युटी रिसीव्स ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब अभी आप टर्मिनेट नहीं हुए, अभी आप रिटायर नहीं हुए, आपने ग्रेच्युटी का अमाउंट क्लेम कर लिया अपने एम्प्लॉयर से। तो इस केस में क्या होगा, जो ग्रेच्युटी आपको मिली, सच ग्रेच्युटी रिसीव्ड shall be fully taxable, shall be fully taxable for all employee। all employee मतलब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपको मिली है, यानी आपने अपने टर्मिनेशन से पहले या फिर आपने अपनी रिटायरमेंट से पहले अगर ग्रेच्युटी को क्लेम कर लिया, तो फुल्ली टैक्सेबल होती है। ठीक है, चलिए बनाते हैं केस 2। इफ gratuity receives at the time of termination by government employee, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी ओनली। शब्दों पर ध्यान देना, जितनी बातें लिखवा रहा हूं उतनी बातों को रेलेवेंट समझना। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पीएसयू का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का है, तो उनके लिए टैक्सेबल होगी। तो केस 2 हमने क्या बनाया, इफ ग्रेच्युटी रिसीव्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय अगर रिसीव करते हैं, तो ये क्या होगा आपका, फुल्ली एग्जम्प्ट। सच ग्रेच्युटी शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। इन छोटी छोटी बातों से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, यानी कि सारे पॉइंट्स को क्लब करके एक क्वेश्चन बन जाएगा और हमको उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिली है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, तो वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। चलिए बनाते हैं केस नंबर 3। if gratuity receives at the time of termination by other employee and
such gratuity is covered under gratuity act. केस 3 हमारा क्या बना, जो ग्रेचुटी रिसीव हुई वो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन हुई बाय अदर एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाकर, एंड सच ग्रेचुटी इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि कवर्ड है या फिर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, लोअर ऑफ फॉलोइंग 3 shall be exempt। नीचे हम 3 अमाउंट लिखने जा रहे हैं, उनमें जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो टैक्सेबल कैसे निकलेगा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव माइनस एग्जम्प्टेड पोर्शन, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो 3 अमाउंट हम लिखने जा रहे हैं, आइए तीनों अमाउंट को लिखते हैं। फर्स्ट, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। सेकंड, ₹20 लाख पर एनम। पर एनम का मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर आपने एक साल में 2 बार ग्रेचुटी क्लेम कर ली, आप किसी पुरानी कंपनी से भी क्लेम कर चुके और नई कंपनी से भी अगर आप ग्रेचुटी क्लेम कर रहे हो, तो मैक्सिमम 20 लाख तक की छूट मिलेगी। यानी आप जब हर बार कैलकुलेशन करोगे, अगर 20 लाख लोअर आता है तो पूरे 20 लाख की छूट नहीं मिलेगी अगर आपने पहले भी ग्रेचुटी में कुछ एग्जम्पशन ले ली। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछली कंपनी से ग्रेचुटी ली तो तब भी कैलकुलेशन करी होगी कि एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना है, तो तब अगर एग्जम्प्टेड पोर्शन 4 लाख हो गया तो अब आप मैक्सिमम 16 लाख तक की छूट ले सकते हो अगर 16 लाख लोअर आता है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। बस याद रखिएगा 20 लाख पर एनम की छूट आप ले सकते हो, यानी टोटल 20 लाख तक ग्रेचुटी आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, और जो ये पर एनम लिखा है इसको आप लाइफ टाइम भी मान सकते हो, यानी अपनी लाइफ में सिर्फ आप 20 लाख तक की ग्रेचुटी एग्जम्प्ट करा सकते हो। आपको चाहे ग्रेचुटी कितनी ही मिली हो, पर आप मैक्सिमम एग्जम्पशन 20 लाख तक की ही ले सकते हो। तो आप इसको पर एनम भी मान सकते हो और लाइफ टाइम भी मान सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 15/26 ये डेज होते हैं हमारे, मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी पर मंथ से, सैलरी क्या लेनी है वो भी लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करनी है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब उस कंपनी में आप कितने साल से काम कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई आपको करनी है। चलिए कुछ नोट लिखते हैं। जैसे ये सैलरी पर मंथ क्या होगा, तो इसमें आपका आएगा बेसिक प्लस डीए, और डीए में बोथ पार्ट यानी कि फुल आपको डीए लेना है, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट हो फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट ना हो, तो आपको डीए दोनों लेने हैं। यानी क्वेश्चन में अगर डीए आपको दिखा तो आपको फुल डीए फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटी अंडर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में आपको लेना है। दूसरा नोट लिखते हैं, नोट नंबर 2, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस
shall be round off in excess of 6 month। तो 6 महीने की अगर आपने काम कर लिया, 6 महीने अगर एक दिन आपने काम कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, पूरा 1 साल हो जाएगा। सर समझ नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपने एक कंपनी में 6 महीने काम किया तो वो 6 महीने ही ट्रीट होगा, यानी कि वो 1.5 ईयर हो जाएगा। अगर आपने कंपनी में 6 महीने एक दिन काम किया तो वो पूरा 1 साल माना जाएगा। 7 साल 6 महीने एक दिन अगर आपने काम किया तो वो 8 साल बन जाएगा। बट अगर 6 साल मतलब कि 7 साल और 6 महीने काम किया है तो वो सिर्फ 7 साल हो जाएगा। अगर 6 महीने से आपने एक भी ज़्यादा दिन काम कर लिया तो हम राउंड ऑफ कर देंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को। तो 6 महीने काम किया तो 6 महीने मानेंगे, यानी कि ये हाफ ईयर हो जाएगा। 6 महीने एक दिन होते ही पूरा साल मान लेंगे। 7 साल 6 महीने एक दिन तो 8 साल बन जाएगा। पर 7 साल और 6 महीने काम किया तो सिर्फ 7 साल हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो हमने 3 अमाउंट लिखे। इन तीनों अमाउंट में से जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी और एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्स में से वो एग्जम्प्टेड पोर्शन माइनस करके टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। चलिए, ये था हमारा केस नंबर 3। आइए चलते हैं केस नंबर 4 पे। इफ gratuity receives at the time of retirement या फिर टर्मिनेशन, हम टर्मिनेशन लिखते हैं, बाय अदर एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात यहां पर नहीं हो रही, बाय अदर एम्प्लॉय एंड such gratuity not covered under gratuity act। शब्दों पर ध्यान देना, यहां पे क्या है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो इस केस में कंप्यूटेशन चेंज हो जाएगी। आइए लिखते हैं, lower of following 3 shall be exempt। तो नीचे 3 बात हम लिखने जा रहे हैं, 3 अमाउंट लिखने जा रहे हैं। इनमें जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी और आपका एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्स। सेकंड पॉइंट, सेम ₹20 लाख। थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे आप ध्यान देना, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी of last 10 month, average salary of last 10 month multiply completed year of service। ठीक है, तो जो ये आप तीसरा अमाउंट निकालोगे इसका फॉर्मूला क्या बना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, यानी कि जिस महीने में आपने ग्रेच्युटी क्लेम करी है उस महीने को छोड़ देना, उस महीने से पिछले 10 महीनों में देखना सैलरी कितनी है। सैलरी में क्या क्या होगा वो अभी लिखेंगे
और टोटल सैलरी को डिवाइड कर देना 10 से, तो आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। आइए कुछ नोट लिखते हैं, जैसे सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए, और डीए में सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और प्लस टीबीसी यानी कि आपका टर्नओवर बेस्ड कमीशन परसेंटेज फिक्स्ड ऑन टर्नओवर। जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस में सीखा था, सेम वही परसेंटेज निकालनी है आपको टर्नओवर पे। तो सैलरी का मतलब हमने देख लिया। आइए नोट नंबर 2 लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस शैल नॉट बी राउंड ऑफ, शैल नॉट बी राउंड ऑफ। यहां पे कोई भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर लिखा है 6 महीने तो 6 महीने, लिखा है 7 साल 6 महीने तो 7 साल, लिखा है 7 साल 6 महीने 1 दिन तो भी 7 साल। यहां पे कोई भी राउंड ऑफ नहीं होगा। आपको सिर्फ ईयर देखने हैं, ईयर कितने हैं वही आपको लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 4। आइए एक बार अपनी बुक से रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो ग्रेच्युटी इज रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डील विद द एग्जम्पशन फ्रॉम ग्रेच्युटी इनकम। एग्जम्पशन क्या होती है वो हमने देख लिया। सच एग्जम्पशन कैन बी क्लेम बाय अ सैलरीड असेसी। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिश्ता है तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी, वरना आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन असेसी अदर देन एम्प्लॉय shall not be eligible for exemption under section 10 subsection 10। तो अगर एम्प्लॉय नहीं हो आप किसी एम्प्लॉयर के, फिर भी आपको ग्रेच्युटी मिली है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रेच्युटी रिसीव बाय एन एजेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 as agent are not employee of LIC ऑफ इंडिया। क्योंकि एजेंट LIC के एम्प्लॉय नहीं होते, इनके बीच प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता होता है, तो इनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी की। जितना भी अमाउंट मिलेगा सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने केस बनाए थे ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। हमने केस बी बनाया था ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। इसमें हमने देखा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय कवर होते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, केस नंबर सी हमने क्या बनाया था, ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो भी वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि अदर एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जो 3 सम है इनमें से जो भी लोअर होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 20 लाख या फिर 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये हमने देखा। हमने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट देखा कि वो राउंड ऑफ होता है। सैलरी का मतलब हमने देखा कि बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन। एक चीज यहां पे ऐड कर लीजिए, लास्ट ड्रॉन, जो भी आपकी पिछली सैलरी है उसके बारे में हमको बात करनी है।
लास्ट ड्रॉन। जब आप ग्रेच्युटी क्लेम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पिछले एम्प्लॉयर की कितनी सैलरी है वो आपको लेनी है। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट 15 डेज शैल बी रिप्लेस बाय 7। अगर आप किसी सीजनल कंपनी के एम्प्लॉय हो तो 15/6 की जगह आपको 7/26 कर देना है। 15/26 की जगह आपको 7/26 कर देना है। कहां पर? जो हमने ये केस बनाया था यहां पे 7/26 आ जाएगा फॉर सीजनल कंपनी जो सीजन के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है। इन केस ऑफ पीस रेटेड कंपनी 15 डेज सैलरी वुड बी कंप्यूटेड on the basis of average of total wages excluding wages for overtime received for a period of 3 months immediately preceding the termination of his employment। अगर आप पीस रेटेड एम्प्लॉय हो तो 15/26 आप किसका करोगे? 3 महीने की एवरेज सैलरी का। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद हमने केस 4 देखा, gratuity received at the time of termination by non-government employee which are not covered under the payment of gratuity act। इसमें हमने क्या देखा? एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 20 लाख और 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। हमने देखा यहां पे कोई भी राउंड ऑफ नहीं होगा, इग्नोर फ्रैक्शन। अगर 7 साल 9 महीने हैं तो हम उसको 7 साल ही मानेंगे। एवरेज सैलरी में आपको बेसिक लेना है, डीए का सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट लेना है और टर्नओवर बेस्ड कमीशन लेना है। किसका? पिछले 10 महीनों का। और 10 महीने आपको कहां से लेने हैं? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो जिस महीने में आप ग्रेच्युटी क्लेम कर रहे हो उस महीने के जो पिछले 10 महीने हैं, मतलब उस महीने में अगर 15 तारीख को आप ग्रेच्युटी क्लेम कर रहे हो तो वो जो पार्ट ऑफ द मंथ है उसको कंसीडर मत करना। पिछले फ्रेश 10 महीने आपको उठाने हैं। उन 10 महीने में क्या सैलरी रही उसका टोटल करना है और 10 से डिवाइड कर देना है तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। इफ डीए इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट देन द सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर अबव पर्पस। हाउएवर DA itself shall be fully taxable। DA fully taxable होता है पर DA सिर्फ आपको फॉर्मिंग पार्ट लेना है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। ठीक है, तो केस डी में और केस सी में कुछ एक नोट है। नोट क्या? वही 20 लाख वाला कि मैक्सिमम छूट आप 20 लाख की ले सकते हो। और दूसरा क्या है? व्हेन ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉय, तो सबकी क्या होगी? क्लब हो जाएगी। वेयर ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉय इन द सेम प्रीवियस ईयर देन द एग्रीगेट अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल नॉट एक्सीड स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यानी कि 20 लाख। अगर आप एक साल में छूट लेना चाहते हो तो मैक्सिमम छूट आप 20 लाख की ले सकते हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। An SSC left a job in the year 1996 and claimed a deduction of 40,000 for gratuity in that year. He joined another organization, left the same in the year 2020-21 and received a gratuity of rupees 19,80,000. While calculating exemption for gratuity for the assessment year, statutory amount of 20 lakh shall be reviewed by earlier deduction claim that is 40,000. Hence, statutory deduction limit for the assessment year is rupees 19,60,000। क्योंकि 20 लाख में से 40,000 तो आप पहले ही क्लेम कर चुके हो, अब आप सिर्फ 19,60,000 तक की छूट पा सकते हो। तो ये थे हमारे चारों केस। आइए एक बार क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही हमको क्लियरिटी होती है। तो ग्रेच्युटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव
2,05,000 as gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972. He retires on 10th September after rendering service for 35 years and 7 months. The last drawn salary was rupees 2700 रुपये per month. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. तो क्या मतलब हुआ, अशोक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि नहीं लिखा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्सेबल होगा, और ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है। तो चलिए इनके लिए लिखते हैं प्रोविजन क्या है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ exempted portion as well as taxable portion of gratuity। ठीक है, तो जो इनका नाम है अशोक, अशोक इज आ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये क्या है, अदर एम्प्लॉय, रिसीव्स ग्रेच्युटी, इनको ग्रेच्युटी मिली एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन एंड such gratuity covered under Gratuity Act। ठीक है, तो हमारा कौन सा केस बनता है, केस नंबर 3A बनता है। तो आपको 3 अमाउंट लिखने हैं और उसके बाद एग्जम्प्टेड पोर्शन आ जाएगा। Therefore, lower of following 3 shall be exempted। ठीक है, तो पहला अमाउंट क्या है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव आपको कितनी मिली, 2,05,000। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, बस आपको ढूंढकर निकालना है। दूसरा अमाउंट होता है 20 लाख, यानी कि आपको जो मैक्सिमम छूट मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 20 लाख की। तीसरा अमाउंट आता है 15 दिन की आपको सैलरी लेनी है, 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज मल्टीप्लाई बाय सैलरी इन्होंने क्वेश्चन में हमको दे दी है तो वही लेनी है, ₹2700। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लेना है, जो कवर्ड वाले केस होते हैं उसमें आपको राउंड ऑफ करना होता है, तो 35 साल और 7 महीने, तो ये तो सीधा सीधा 36 ईयर आपको लेना है इनटू 36 ईयर। चलिए कंप्यूटेशन करते हैं। तो आपका जो ये अमाउंट आया है कितना आया, 56077। अब इन तीनों में लोअर क्या है सर, यही है, देयरफॉर एग्जम्प्टेड पोर्शन इज ₹56077 एंड टैक्सेबल पोर्शन इज, वो कैसे आएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट आपको मिला, 2,05,000, और उसमें से आप माइनस कर लीजिए एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना, 56077,
और आपका टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा। टैक्सेबल पोर्शन, ठीक है। तो कितना आएगा? 2,05,000 माइनस 56077, तो टैक्सेबल पोर्शन आपका आ गया 1,48,923 और ग्रेच्युटी का एग्जम्प्टेड पोर्शन भी आ गया और आपका टैक्सेबल पोर्शन भी आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या क्या लिखा है। हाँ जी, तो आपका एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना है? 56077 और टैक्सेबल कितना है? 1,48,923। इसी के साथ ग्रेच्युटी के जो केस थे वो हमने खत्म किए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू सो मच।